very good morning to all of you. Welcome to iCAN 2020. Here we discuss the current affair from June 2019 to June 2020 तक हम पूरा कंप्लीट करने वाले सीरीज में। तो देखते हैं आज हमारी क्या आगे का क्या बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अभी हम इकोनॉमी सर्वे पे आने से पहले एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो आज कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम कुछ इंडेक्सेस की बात करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो हमारे रिलेटेड हैं इकोनॉमी से, यानी कि आरबीआई और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू हैं, वो थोड़ा पार्ट आज कवर करने के बाद हम नेक्स्ट इकोनॉमी सर्वे और बजट पे चलेंगे। तो छोटी छोटी डिफिनीशन है जिसको बहुत ही सेंट्रलाइज करके लिखी गई हुई है, देख लेंगे जल्दी से। ई कोरोना क्या है? ये स्वीडन का क्रिप्टो करेंसी है, वर्ल्ड की पहली सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। स्वीडन ऐसा पहला सेंट्रल बैंक है जिसकी डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है, जिसको बोला ई कोरोना। ये स्वीडन की है। और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहती है, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें होता है काम। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल और वर्चुअल करेंसी होता है दैट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। और इसमें क्या होता है, ये हर चैनल पे इसमें सिक्योर्ड होते हैं, मतलब आप जितने भी ब्लॉक्स बने होते हैं सारे सिक्योर्ड होते हैं। और इसमें जो होती है मैनी क्रिप्टो करेंसी या डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसमें जो है ये एक DLT मेथड पे काम करती क्रिप्टो करेंसी, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर टेक्नोलॉजी। तो ई कोरोना उसी तरह के स्वीडन की क्रिप्टो करेंसी है, जो कि पूरी दुनिया में पहली ऐसी सेंट्रल बैंक बन गई जिसकी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्ट जेस्पर क्या है? ये कनाडा में चालू किया गया है, ये भी DLT प्रोजेक्ट के थ्रू, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, यानी कि ये भी क्रिप्टो करेंसी है कनाडा की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट यूबिन सिंगापुर का DLT है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर टेक्नोलॉजी विच आर द बेस्ड ऑन द क्रिप्टो करेंसी। तो प्रोजेक्ट यूबिन कहाँ पर है? सिंगापुर की। लिब्रा, अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट कर दी जिसका नाम लिब्रा है। नेक्स्ट एक कमेटी है MK जैन कमेटी किससे रिलेटेड है? ये थी किसानों के लोन डूबने से बचाने के लिए इन्होंने एक क्रेडिट गारंटी फंड इस्टेब्लिश करने के लिए बोला था, जिसमें से क्रेडिट गारंटी फंड की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट उठाएगी, और उनके लोन अगर वो लेंगे तो उससे डूबेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा और बैंकों को भी नुकसान न हो। इसके लिए गारंटी कौन लेगा? ये मतलब एक आप गारंटी फंड बना दो, क्रेडिट गारंटी फंड, ऐसा बोला था MK जैन ने। इसमें क्या है, भारत में GST काउंसिल की तरह एक एग्रीकल्चर काउंसिल भी बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे GST काउंसिल क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वैसे ही अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर काउंसिल बनेगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर बनाएंगे तो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म हमें लाना है तो उसके रिकमेंडेशन पे ही हम लाएंगे। और दूसरा इन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य की नीतियों में भी सामंजस्य होना चाहिए, मतलब सेंटर और स्टेट की जो भी स्कीम है वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हुई हो तो ज़्यादा फायदा होगा किसानों को। और इन्होंने एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाने के लिए कहा। एक्चुअली होता क्या है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का फायदा बड़े किसान ही ले जाते हैं, छोटे किसान उसका फायदा नहीं ले पाते। जैसे जो किसान टाइम पर पे करते हैं तो उनको छूट मिलनी चाहिए अगला पेमेंट करने पे, तो इसको रिप्लेस करके इन्होंने बोला कि एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो। मतलब इन्होंने पहले जो चल रही थी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, उसमें इन्होंने कहा कि इसको हटा के एक आप डायरेक्ट ट्रांसफर शुरू करो, मतलब आप सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे डालो। किसान की डिफिनीशन को डिफाइन करो, इन्होंने बताया। स्मॉल मार्जिनल, जितने भी फॉर्मूला है स्मॉल में क्या कंडीशन होनी चाहिए, मार्जिनल किसान किसको कहना चाहिए, आप पहले इसको कैटेगराइज कर दो, क्योंकि फायदा जो होता है जो पहले से चल रही है स्कीम इंटरेस्ट सबवेंशन, उसका फायदा केवल बड़े किसान ही ले जाते हैं। और तो इन्होंने एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करी थी MK जैन कमेटी। और एग्रीकल्चर में हम लोगों को 2-3 कमेटी और पता है, जैसे अशोक दलवाई कमेटी आई थी जिसने बोला था किसानों की आय को डबल करना है 2022 तक। उसके बाद रमेश चंद्र कमेटी आई थी। तो इस तरह से कई कमेटी आई हैं। तो अभी इस बार MK जैन कमेटी जो न्यूज में थी, तो ये हमने देख लिया MK जैन कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं प्राप्ति क्या है?
प्राप्ति, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको लॉन्च किया। ये एक वेब पोर्टल है जिसका नाम प्राप्ति यानी कि पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्यूरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन सॉल्विंग ऑफ जनरेटर। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि पावर जो होती है उसकी दो कंपनी होती है, एक पावर जनरेशन कंपनी, एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। पावर जनरेशन कंपनी वो होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, जस्ट लाइक द एनटीपीसी, ठीक है। तो वो पावर जनरेशन कंपनी है। पावर जनरेशन जितनी भी कंपनी वो हमारे यहाँ लिमिटेड है, बट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती है वो डिस्कॉम होती हैं। डिस्कॉम कंपनी जो होती है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, जो जनरेशन कंपनियों से पावर को खरीद करके ग्राहकों को बेचती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। ये हमारे कंट्री में बहुत है, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो पावर जनरेशन कंपनी है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इन दोनों में क्या होना चाहिए, पावर परचेज एग्रीमेंट होना चाहिए। तो प्राप्ति मोबाइल ऐप क्या करेगा, पावर परचेज एग्रीमेंट का एग्जैक्ट जानकारी जो भी हुआ है, वो जितने भी बिल जनरेट हुए हैं ये सारे इस मोबाइल ऐप पे जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि पावर जनरेशन कंपनी को पता चलेगा कि उसका पैसा कहाँ कहाँ पे लगा है। अभी होता क्या है कि पावर डिस्कॉम कंपनियां जितनी होती बहुत घपला करती हैं और कहाँ पे बिजली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की उसकी सही जानकारी हमें नहीं मिलती। इसीलिए प्राप्ति एक मोबाइल ऐप है जिसमें पावर जनरेशन कंपनी को सारी उसकी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सतत। सतत मतलब सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या हो, इसका एम क्या है, इसका एम है कंप्रेस्ड करना बायोगैस को, मतलब जो बायोगैस की सुविधा को बढ़ाना, या जैसे पेट्रोल डीजल ये सब हम यूज करते तो उसका अल्टरनेट हम लोग बायोगैस को यूज करें, इसलिए एक सतत इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। सतत अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा पोल्यूशन ना हो, एक हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो वो अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन हो, इसके लिए सतत स्कीम चलाई जा रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को बढ़ाना, उससे हम ज्यादा क्या करें अपने फ्यूल्स को चलाएं और जो हमारे पारंपरिक जो है जैसे पेट्रोल और डीजल, इस पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का है और इसमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स को हमें बढ़ाना है जो कुछ नए हो और जिससे पोल्यूशन कम हो। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एंड रिकॉर्ड इंडेक्स क्या है। ये लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करेगा, स्टेट का मूल्यांकन करेगा कि कौन से राज्य ने लैंड का डिजिटलाइजेशन किया है, कौन से ने नहीं किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है वो इसके लिए एक उसके द्वारा ये तैयार किया जाएगा नेशनल लैंड रिकॉर्ड इंडेक्स। किसके द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च के द्वारा। इसमें जो डिजिटलाइजेशन करने में जो स्टेट रहे हैं, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है और उसके बाद उड़ीसा है जिसने लैंड को डिजिटल करना शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश से दूसरा उड़ीसा है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस और ऑब्लिगेशन फंड जो है वो 2002 में आया था। ये प्रोवाइड करता है सब्सिडी टू इंश्योर द टेलीग्राफ सर्विसेज, ठीक है, आर प्रोवाइड टू एवरीवन अक्रॉस इंडिया स्पेशली इन द रूरल एंड रिमोट एरिया। तो जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है ये क्या करेगा, हमें पता है कि टेलीकॉम सेक्टर जो है उनके बीच में अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके तहत उनको जो एजीआर का पैसा है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब एजीआर क्या है, एजीआर होता है आपका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। तो जो भी स्पेक्ट्रम भारत सरकार का यूज कर रही है टेलीकॉम कंपनी, तो उसमें से कुछ रात रेवेन्यू आप हमारा जो है स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हो तो उसके साथ आप ऑप्टिकल फाइबर भी यूज कर रहे हो, ब्रॉडबैंड भी यूज कर रहे हो, तो आप उसका कुछ पैसा हमें दो, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। तो केस ये जो है टेलीकॉम कंपनी है वो सुप्रीम कोर्ट लेके गई और उसके बाद वो हार गई। अब उन्हें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का पैसा सरकार को देना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने ऐसा बोला तो रेवेन्यू का कुछ हिस्सा आप उनको दो, तब हम लाइसेंस आपको सस्ते देंगे। ये दोनों के बीच डील हुई थी। तो अभी एयरटेल और वोडाफोन इन सब कंपनियों पे काफी बोझ बढ़ गया है। रिलायंस ने तो दे दिया है अपना पैसा।
और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड वो फंड है जिसमें एजीआर का जो पैसा गवर्नमेंट लेती है वो यहीं पे जाता है। फिर इससे पैसा खर्चा कहाँ पर होता है? इससे पैसा खर्चा होता है आपके रूरल एरिया में टेलीकॉम सर्विस को बढ़ाने के लिए जो है वो गवर्नमेंट खर्च करती है। ठीक है, तो ये हमारा था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। नेक्स्ट देखते हैं मर्जर ऑफ बैंक्स। अभी बहुत सारे बैंकों का मर्जर किया है, तो मर्जर ऑफ बैंक को मेनली किसने रिकमेंड किया था? पीजे नायक समिति थी, पीजे नायक ने एक और बहुत अच्छा काम किया था जिसमें उन्होंने बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन की भी बात करी थी। और ये कमेटी 2014 में आई थी। इसने सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को आइदर मर्जर और प्राइवेटाइज सेंटर ओन बैंक। ठीक है, तो दो चीजों के बारे में उन्होंने बताया था। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो की रिकमेंडेशन किसने दी थी? पीजे नायक ने दी थी। बैंक बोर्ड ब्यूरो का बेनिफिट क्या होता था? बैंकों का गवर्नेंस जो है वो सुधर जाएगा उसका, क्योंकि जो हेड होंगे बैंकों के उसको गठन जो करेगा एक इंडिपेंडेंट बॉडी करेगा जो बैंक बोर्ड ब्यूरो होगा। ठीक है, इससे प्रोविजनिंग की राशि बढ़ जाएगी, ओवर जो भी कवरेज रेशियो होगा वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सब हम सारे टर्म पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि प्रोविजनिंग की राशि क्या होती है। ठीक है, अभी जिन जिन बैंकों का मर्जर हुआ है उसको देखते हैं कि कौन से बैंक का मर्जर हुआ है। अभी पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल नेशनल बैंक और यूनाइटेड नेशनल बैंक, इन तीनों बैंकों का मर्जर हुआ है और ये तीनों अब क्या कहलाएंगी? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, दूसरा सिंडिकेट बैंक है, कैनरा बैंक का आपस में मर्जर हुआ है। ये दोनों मिलकर के एक ही बैंक बन जाएंगे अब, जिसको कैनरा बैंक बोलेंगे। आंध्रा बैंक और कोऑपरेशन बैंक का भी मर्जर हुआ है और यूनियन बैंक, इन तीनों बैंक का, आंध्रा, कोऑपरेशन और यूनियन बैंक, तो इसको मिला के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनेगी। ठीक है, इलाहाबाद और इंडियन बैंक का मर्जर हुआ है तो इसको मिला के इंडियन बैंक बनेगी। विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा मिलके क्या बनेंगी? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये बैंकों के मर्जर से रिलेटेड था। बैंकों के मर्जर होने से क्या फायदा रहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, रेगुलेशन हम कर पाएंगे, और क्या होगा कि इंटरनेशनल पे हमारे जो बैंक होंगी वो अगर बड़ी बन जाएंगी तो ग्लोबली इंपॉर्टेंस रखने लगेंगी। जैसे एसबीआई है और हमारी प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है। तो अगर हमारे ऐसी कुछ बैंक है जो ग्लोबली इंपॉर्टेंस रखती है तो उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी होनी चाहिए, उसकी लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे बैंक हमारे यहाँ कम थे, तो इस वजह से बैंकों का मर्जर उस टर्म से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा और जो अलग अलग बैंकों में वर्कर काम कर रहे हैं उनको अब एक में काम करना पड़ेगा, इसलिए कुछ एम्प्लॉयर जो है उनको हटाना भी पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। बाकी बैंकों के मर्जर से हमारी इकोनॉमी में एक अच्छा रिफॉर्म आएगा। नेक्स्ट हमारा है आई प्रिज्म। आई प्रिज्म क्या होता है? द सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। सीपम जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेट ट्रेड, डीपीआईआईटी के अंतर्गत आती है सीपम बॉडी, जो रेगुलेट करती है इस पूरे मैकेनिज्म को। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द एसोचैम एंड इरिक्सन इंडिया हैज लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ आई प्रिज्म। ये है एक आईपी कंपटीशन फॉर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। आई प्रिज्म क्या करता है? जो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके विषय में स्टूडेंट कितने अवेयर है उसका कंपटीशन कराता है। जैसे कहाँ पे कराएगा? पॉलिटेक्निक कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। और जो ये सीपम है वो किस मिनिस्ट्री में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है और नेशनल आईपीआर पॉलिसी के अंतर्गत ही आती है ये आई प्रिज्म। तो आई प्रिज्म क्या करेगा? स्टूडेंट को आईपीआर के बारे में कितनी नॉलेज, आईपीआर होता क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता ये है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उस पर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। जैसे फॉरेन में, जैसे यूएसए ने कई सारे प्रोडक्ट बनाए जिसमें उन्होंने अपना अपना प्रॉपर्टी राइट ले रखा है आईपी। तो हमें वो चीज क्या मिलेगी? उनके डिसाइड किए हुए प्राइस पे ही हम ले सकते हैं। अगर हमने वो चीज अपने यहाँ बना ली और उनको आईपीआर वो उन्होंने ले रखा है तो हम
ये इस चीज के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कि मतलब हम उसे सस्ती कीमतों पे बेचें। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है। तो इसके जो फादर बोले जाते हैं, द फादर ऑफ JBNF एंड पद्मश्री अवार्डी श्री सुभाष पालेकर। तो सुभाष पालेकर जो है वो इसके जनक माने जाते हैं, और इन्होंने प्रोवाइड किया था 4 इम्पोर्टेंट नॉन निगोशिएबल गाइडलाइंस, जिसमें से बीज मित्र, जीव मित्र, मल्चिंग, वापसा, ये सारी चीजें इन्होंने प्रोवाइड करवाई थी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। ऐप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज वर्किंग टुवर्ड प्रमोटिंग दीज गाइडलाइंस टू फार्मर एंड इंश्योर ए केमिकल फ्री एग्रीकल्चर एट लोवेस्ट एंड जीरो कॉस्ट टू फार्मर एंड थेरी बाई इनहेंस देयर इनकम। तो इसमें क्या हुआ था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से क्या होगा, हमारे जितने भी फर्टिलाइजर फ्री हम यूज़ करें अपने खेतों में, केमिकल का यूज़ ना करें, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो इसको बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इससे क्या होगी, ईल्ड अच्छी नहीं मिलती थी जैसे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फर्टिलाइजर का प्रयोग कम से कम करें, सिंथेटिक फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करें। जीव मित्र पंचगाव्य से मिलकर के बना हुआ है। इसमें हम मृदा में क्या करेंगे, माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब जितने भी हमारे पंचगाव्य का मतलब गोबर और इन सब चीज़ों से यूज़ करके हम अपनी मृदा को फर्टिलाइज करें, और फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। और हमें एक चीज़ पता है कि जो NPK हमारे यहाँ सब्सिडी मिलती है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पे, तो नाइट्रोजन क्या होता है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिलती है, जिसमें 75% तो हम यूरिया को दे देते। तो किसान क्या करेंगे, यूरिया को ही यूज़ करेंगे, यानी कि किसान अगर एक चीज़ पे सब्सिडी मिल रही है तो किसान उसी चीज़ पे फोकस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो डाई अमोनियम फास्फेट होता है, यानी कि म्यूट्रिएट करता है पोटास के साथ, उसकी सब्सिडी कम है 25%। तो हमें क्या, सब्सिडी को अगर इक्वल करो, रैशनलाइज करो, ठीक है, 75 और 25 जो आपने बना रखा है, DBT करो उसको आप, मतलब सब्सिडी ना दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो, और लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से आप उनको सब्सिडी दो। आप अगर एक चीज़ पे सब्सिडी दोगे तो उसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसे कंट्रोल करने के लिए इसमें बताया जा रहा है कि जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, यानी कि नेचुरल फार्मिंग पे हम सारे काम करें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब नेचुरल फार्मिंग मतलब बिना फर्टिलाइज़र के यूज़ किए अगर हम जो अपने नॉन निगोशिएबल गाइडलाइन जो उन्होंने दी है सुभाष पालेकर ने, बीज मित्र जिसमें से हम लोकल काउ डंग यूज़ करें, ठीक है, उसका यूरिन यूज़ करें, तो इन सबसे उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, इसलिए फार्मर जो है इसे करने से मना कर देते हैं। इसमें ये 4 चीज़ें वही बताई गई हैं कि फर्स्ट लेवल पे बीज मित्र जिसमें सीड का पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा, सेकंड में है जीव मित्र जो नो फर्टिलाइजर नो पेस्टिसाइड यूज़ करना है, थर्ड में मल्चिंग यानी कि सॉइल स्ट्रॉ, ठीक है, फोर्थ में है वापफाशा, इसमें क्या है, सॉइल का मॉइस्चर कैसे करना है, कितना रखना है, ये सब देखेंगे। उसके बाद जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज इनिशिएटेड बाय रायथू सधिकारा संस्था। ये क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की अपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है रायथू सधिकारा संस्था, तो जिसने इसको प्रमोट किया था, इस इनिशिएटिव को कि ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ड्राफ्ट सीड बिल 2019 में ये बिल आया था। तो ये बेस्ड द सीड बिल मस्ट बी ट्विक्ड फॉर बेटर रिजल्ट के लिए विच वॉज पब्लिश्ड इन द हिंदू बिजनेस लाइन। ये पहले का हमारा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज फाइनलाइज्ड द ड्राफ्ट बिल सीड 2019 एंड एक्सपेक्टेड टू टेबल इट इन द ऑनगोइंग विंटर सीजन ऑफ पार्लियामेंट। तब लेकर के ये ड्राफ्ट सीड बिल आया था। इसमें हुआ क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटी, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन है प्लांट वैरायटी को प्रोटेक्शन करने का, उसी के बेस में हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए। तो उसके लिए अपना खुद का ये सीड बिल लेके आए, और जिससे ब्रीडर की राइट को हम लोग सुनिश्चित कर सके, ठीक है। इसका एम क्या था, रेगुलेट करना द क्वालिटी ऑफ सीड सोल्ड एंड फैसिलिटेट द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ दीज सीड और टू फार्मर। इट्स एम टू फोस्टर द कंपटीशन बाय अमेंडिंग द सीड एक्ट 1966, सीड रूल 1968। देयर आर सर्टेन प्रपोजल इन द बिल सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड वेराइटी की रजिस्ट्रेशन करानी है,
power granted to the government to fix prices inter alia which suffer from certain drawback. In this regard, the seed industry has made certain observation and recommendation to the government. तो इसमें क्या होगा, सीड इंडस्ट्री कुछ रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट को देंगी, सीड को कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, किस हिसाब से कितना उसमें कितनी वैरायटी प्लांट की है अलग अलग, तो ये हमें फार्मर को भी उपलब्ध करानी है। तो इंटरनेशनल यूनियन तो था ही सीड को रेगुलेट करने का, तो सीड बिल 2019 लेके आएगा जिसमें हमारे यहाँ पे भी सीड बिल होगा जिसको रेगुलेट किया जाएगा। ये कॉटन 4, तो कॉटन 4 के नाम से हमारी इंटरनेशनल में 4 कंट्री जानी जाती हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, यानी कि BBCM। तो ये हमेशा WTO में कॉन्फ्लिक्ट करती रहती है कॉटन को लेकर के। तो कॉटन 4 के नाम से अगर पूछा जाए कौन सी कंट्री है तो यही है BBCM, यानी कि बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, ये अफ्रीका की 4 कंट्री है। द WTO is hosting the event at the request of Cotton 4 to celebrate their official application for recognition of October 7 as World Cotton Day by the UN। इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे को सेलिब्रेट किया जाए। WTO ऑर्गेनाइज वर्ल्ड कॉटन डे इवेंट इन कोलैबोरेशन विद द UN फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FAO, द कॉन्फ्रेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ITC और इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, इन सब ने मिलकर 7 अक्टूबर को कॉटन डे सेलिब्रेट किया। कॉटन 4 के नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, ठीक है। टू गिव एक्सप्लोरर एंड रिकॉग्नाइजेशन टू कॉटन एंड ऑल इट्स स्टेक होल्डर इन प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेड। आपकी जो कॉटन है उसको एक पहचान मिल सके, ग्लोबली इंपॉर्टेंस मिल सके, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका ट्रेड अच्छे से हो सके, इसके लिए टू इंगेज द डोनर एंड बेनिफिशियरी एंड स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर कॉटन, टू सीक द न्यू कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर for the cotton related industry and the production in the developing country and the promote the technology advances as well as the further research and development on cotton। तो कॉटन पे रिसर्च और डेवलपमेंट को भी बढ़ाया जा सके। अब नेक्स्ट है आइसडेक और अतिथि, ये दोनों मोबाइल एप्लीकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, आइसडेक और अतिथि, ठीक है। तो इसमें आइसडेस और अतिथि, आइसडेस क्या होती है, आइसडेस आपकी जो होती है मॉनिटर करेगी कस्टम क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड, जो भी हम गुड्स को आयातित करते हैं उन वस्तुओं की निगरानी कौन करेगी, आइसडेक। अतिथि क्या है, अतिथि एक मोबाइल ऐप है जो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जो भी ट्रेवलर्स हैं उन्हें कस्टम क्लियरेंस फॉर्म आसानी से ऑनलाइन ही भरने की सुविधा मिल सके, मतलब वो ऑनलाइन ही अपने फॉर्म को भर लें, ये सुविधा उन्हें मिल सके, इसके लिए अतिथि एक मोबाइल ऐप है। और वित्त मंत्रालय के द्वारा जो उसमें CBIC डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो उसने डेवलप किया है आइसडेक और अतिथि। इससे होगा क्या, इस इनिशिएटिव से हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ेगा और कस्टम क्लियरेंस पोर्ट पे आसानी से मिल जाएगा और जो भी हमारी क्लियरेंस सर्विसेज अच्छी हो जाएगी तो हमारे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आएगा, लोग उसमें देरी नहीं होगी, तो ये अच्छा होगा। ये एक अतिथि मोबाइल ऐप है जो ट्रेवलर्स को जल्दी से कस्टम क्लियरेंस फॉर्म आसानी से फुलफिल कर ले ऑनलाइन, इसकी सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है अंगीकार। अंगीकार क्या है, अंगीकार एक कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है। इन्होंने अंगीकार कैंपेन को लॉन्च किया था फॉर द बिहेवियर चेंज एंड ई कोर्स ऑफ द वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया, यानी कि उनके बिहेवियर चेंज किया जाए। लोगों के अंदर बिहेवियर चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप नए नए स्कीम तो लेके आते हो लेकिन बिहेवियर चेंज ही नहीं हो पाता। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का है ये बिहेवियर चेंज करने के लिए, यानी कि एक सामाजिक व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना ताकि समाज के सभी लोग जल एवं ऊर्जा संवर्धन, ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन, पौधारोपण इत्यादि कार्यक्रमों के प्रति और सजग हो सके। मतलब ऐसा काम करें जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, पौधारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, वाटर की एनर्जी के उनका कंजर्वेशन करें, वेस्ट मैटर जो होता है उसको सही से रेगुलेट करें। तो इसके लिए एक अंगीकार कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा लॉन्च किया गया था 150वीं जयंती जो हमारी गांधी जी की 150वीं जो डेथ एनिवर्सरी थी उस पर
ये किया गया था। जन्म तिथि जो होती है उनके 2 अक्टूबर को, तो उसी पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है? ये जो इनिशिएटिव है पूरा 2020-21 से लेकर 2022-23-24 तक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल किसको बोलते हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल वो होता है जैसे हमारी कारों में जो सीट बेल्ट होती है, एयर बैग्स होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल के थ्रू होती हैं। इट्स एम टू पोजीशन द कंट्री एज ए ग्लोबल लीडर इन द टेक्निकल टेक्सटाइल। इसका एम है कि ग्लोबल लेवल पे हमें पहुंचाना है और इंक्रीज करना है टेक्निकल टेक्सटाइल के यूज को अपने डोमेस्टिक मार्केट में। मिशन इसका 2024 तक डोमेस्टिक मार्केट का जो साइज है वो हमें बढ़ाना है, 50 बिलियन तक लेके जाना है। और ये मिशन जो है डायरेक्टरेट विल बी ऑपरेशनल इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है, ठीक है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 4 ईयर स्टार्टिंग, यानी कि 2020 से 2024 तक। इसमें 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट, इट विल फोकस ऑन द रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन विद आउटले ऑफ 1000 करोड़। तो पहले कंपोनेंट में इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट में क्या है? प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, उसके जो मार्केट है उसको भी हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। थर्ड में क्या? इट विल फोकस ऑन द एक्सपोर्ट प्रमोशन, फिर हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे जिससे कि टेक्निकल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रियों में हो, ठीक है। तो ये हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल था। फिर फोर्थ कंपोनेंट में क्या फोकस करेंगे? एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। द मिशन विल प्रमोट द टेक्निकल एजुकेशन एट द हायर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लेवल रिलेटेड टू द टेक्निकल टेक्सटाइल एंड इट्स एप्लीकेशन एरिया। लास्ट में क्या है कि हम प्रमोट करेंगे टेक्निकल एजुकेशन को, जो हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उसमें भी और हायर एजुकेशन लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अवेयर हो जाएं टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक इंडेक्स है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। ये कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोडक्शन और यूपीएचए यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी की जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, तो इन दोनों ने निकाला है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल सर्वे है कि नाबार्ड कराता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ये पूरे साल न्यूज में रही है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक की है। इसकी थीम इस बार की देख लेंगे, हाइटेन टेंशन सबड्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसकी? इन सीड की, वीपो की, कॉर्डवेल यूनिवर्सिटी और हमारे यहाँ की कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री है। तो ये हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट वो है। कॉर्नेल हमारी यूएसए की है, ठीक है। और CII तो हमारी इंडिया की है, ठीक है। ग्लोबल माइक्रोस्कोप और फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट कौन निकालता है? EIU निकालता है, यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट। हेल्थ इंडेक्स हमारे यहाँ नीति आयोग ने निकाला एक एनुअल हेल्थ इंडेक्स, और इसकी इस बार की जो थीम थी वो हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया है। और इसमें सबसे रैंक 1 पे अगर बात करें हेल्दी स्टेट में तो केरला है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो केरला नंबर 1 पे है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, यूटी में चंडीगढ़ है, और स्मॉल स्टेट की बात करें तो उसमें मिजोरम आता है, ठीक है। ये थी ओवरऑल परफॉर्मेंस में केरला है, ठीक है। बहुत सारे इसमें दिए, यूटी में चंडीगढ़ है, स्मॉल स्टेट में मिजोरम है। नेक्स्ट में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको रिलीज किया है। और अमृत मिशन का मूल्यांकन करना है, शहरों की रैंकिंग सुधारनी है। एक होता है हमारा अमृत मिशन, एक होता है हमारा स्मार्ट सिटी मिशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्मार्ट सिटी मिशन होता है जैसे ये सिटी है तो उसे उससे सेपरेट करके हमें एक सिटी करनी है और उसको स्मार्ट बनाना है, ठीक है। शहर में ही ये आपका शहर है तो वहां पे ही सेपरेट करके उस सिटी को हमें कुछ एरिया जो है उसको सेपरेट करके उसको हमें स्मार्ट बनाना है। अमृत में क्या करते हैं, यानी कि अटल मिशन जो हमारा है मतलब अर्बन एरिया से रिलेटेड, तो उसमें पुराने शहर को ही जीर्णोद्धार करना है, उसकी सीवरेज मेंटेनेंस करके। तो जो भी पुराने को हम दोबारा रीजनोवेट करेंगे वो अमृत में आता है। और स्मार्ट सिटी में क्या करना है, हम सेपरेटली उसको स्मार्ट बनाते हैं,
पुराने को हम नहीं ठीक करते और अमृत में हम पुराने को ही रिज्यूमिनेट करते हैं। तो ये डिफरेंस था हमारा अमृत और स्मार्ट सिटी में, ठीक है। और ये जो हमारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसमें 4 पैरामीटर है जिसके आधार पर इसकी रैंकिंग दी जाती है। जैसे इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल होती गवर्नेंस उसके 25 पॉइंट रखे गए हैं। और उसके बाद हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें भी 25 है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी एक्टिविटी कैसी किसी स्टेट में उसके 5 पॉइंट है। और उसके बाद है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें 45 पॉइंट है। यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वेस्ट वाटर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पॉल्यूशन है, हाउसिंग, इंक्लूसिवनेस, मिक्स्ड एंड लैंड यूज, ये सब कैसे कर रहे हैं तो उसका 45 पॉइंट। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नेक्स्ट देखते हैं लीड्स इंडेक्स। एंड लीड्स इंडेक्स क्या है? गुजरात अगेन टॉप परसेप्शन बेस्ड नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स। लीड्स इंडेक्स जो है हमारा वो लॉजिस्टिक यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड है। तो भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर के मूल्यांकन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, जिसमें से गुजरात जो है उसने टॉप किया है। नेक्स्ट सेबी का डेटा लेक प्रोजेक्ट है। डेटा लेक देखो, द न्यू प्लान इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए डेटा लेक प्रोजेक्ट टू ऑग्यूमेंट एनालिटिकल कैपेबिलिटी, he said while speaking at the National Institute of Security Market at पटलगंगा नियर हेयर, ठीक है। सेबी टू टैप AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक टू कर्व मार्केट मैनिपुलेटर। इसमें क्या होता है, जो देखो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड 2 तरीके के डेटा होते हैं। तो डेटा लेक प्रोजेक्ट में हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्या करेंगे, उनको एक साथ लेकर के आएंगे। यानी कि एक तरीके से समझ सकते हैं कि डेटा लेक प्रोजेक्ट एक डेटा का वेयर हाउस है। यानी कि अरबों के ट्रांजैक्शनों का जो भी डेटा होगा वो हम डेटा लेक प्रोजेक्ट की जगह पे एक जगह रखेंगे। तो ये प्रोग्राम लेके आया है सेबी। नेक्स्ट है स्पाइस। स्पाइस क्या है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, ठीक है। तो रिसेंट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैज लॉन्च द स्पाइस प्लस वेब फॉर्म। स्पाइस हमारा पहले से था, अब स्पाइस प्लस फॉर्म लेके आए गए हैं। विल रिप्लेस द existing स्पाइस फॉर्म। स्पाइस वॉज लॉन्च इन 2016 का था ये, सिंगल फॉर्म फॉर मल्टीपल सर्विसेज फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये एक जो फॉर्म था वो मल्टीपल सर्विसेज जितनी भी कराई जाती है उसके लिए एक सिंगल फॉर्म है। स्पाइस प्लस वुड ऑफर द 10 सर्विसेज बाय 3 सेंटर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा, स्पाइस प्लस में 10 सर्विसेज को ऑफर की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कंपनियों को स्टार्ट करना और इजी बनाने के लिए लेके आया गया है। एक वेब फॉर्म है जिससे कि पैन सुविधा और जो भी आपका DIN TIN ये सब करते हैं कंपनी, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। स्पाइस हैज 2 कंपोनेंट। पार्ट 1 में द नेम रिजर्वेशन फॉर न्यू कंपनी उनको दिया जाएगा। पार्ट बी में ऑफरिंग ए बेंच ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग इनकॉर्पोरेशन, जैसे डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। मैंडेटरी इशू ऑफ द परमानेंट अकाउंट नंबर, एक PAN जो होगा वो उनके लिए मैंडेटरी बनाया जाएगा। और बिसाइड्स अलॉटमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज टैक्स, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि GSTIN को भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था स्पाइस प्लस विच आर रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और कंपनियों को स्टार्ट करना इजी बन जाए इसके लिए। नेक्स्ट है युवा। नीति आयोग एंड यूनिसेफ ने मिलकर के एक पार्टनरशिप करी है पोटेंशियल ऑफ यंग पीपल को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि 10 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं, युवा हैं, उनके कौशल विकास को नियोजित करने के लिए ये युवा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ठीक है। 10 से 24 साल, 14 नहीं 24 साल के एज के बच्चों के लिए युवा में नीति आयोग है और यूनिसेफ है। नेक्स्ट है मिशन पूर्वोदय। मिशन पूर्वोदय एसिलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्टील सेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि आपके जितने पूर्व की तरफ जो भी स्टेट है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो इनमें क्या करना है, स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का है और जापान गवर्नमेंट का है, ठीक है। मिशन पूर्वोदय स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट श्योर।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पॉल्यूशन करती है, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, जैसे जो हमारी कपड़ा उद्योग होती है तो उसकी वजह से उसका सस्टेनेबल प्रोडक्ट वो बनाए, इसके लिए फोकस किया जा रहा है प्रोजेक्ट श्योर में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, यूएन प्लस क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक ज्वाइंट कार्यक्रम है। द श्योर प्रोजेक्ट इज कमिटमेंट बाय द इंडियन अपरेल इंडस्ट्री टू सेट ए सस्टेनेबल पाथवे फॉर द इंडियन फैशन इंडस्ट्री। जो भी हमारी अपरेल इंडस्ट्री होती है वो एक सस्टेनेबल पाथ यूज करें इंडियन फैशन इंडस्ट्री में, जिससे कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम हो। stand for the sustainable resolution, a firm commitment from the industry to move toward fashion that contribute to a clean environment। ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें प्रमोट करना है। द प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च बाय द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया एंड IMG रिलायंस। तो इनका एक ज्वाइंट मतलब ये प्रोग्राम है प्रोजेक्ट श्योर, जिसमें से हमें पॉल्यूशन फ्री अपनी कंट्री को बनाना है, क्लीन इन्वायरमेंट लाना है। तो उसके लिए हमें ऐसे यूज़ करना है जिससे कि जो पॉल्यूशन हो कम से कम हो, और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए वो लास्ट में अगर पॉल्यूशन होता भी है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी वही इंडस्ट्री उठाए जिसने कि ऐसी टेक्सटाइल को लगाया है उस एरिया में। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, ये शहर जैसे केरला के दो छोर के थे, मतलब एक नॉर्थ एक साउथ में, तो उसको जोड़ने के लिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट लेके आया गया, जिसे कासरगोड त्रिशूरपुरम जो केरला का उसको जोड़ने के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे granted in principle approval for the Silver Line project, a proposal of the Kerala government that involves line of semi-high speed train between the two corner of the state of the Kerala। ठीक है, त्रिशूर और दूसरा हमारा जो था वो कासरगोड है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए लेके आया गया था। ये देख सकते हैं कासरगोड यहाँ पर है और ये आपका यहाँ पे त्रिशूर है, तो इन दोनों छोरों को जोड़ने के लिए ये हमारा प्रोग्राम लाया गया था। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है केरल में। नेक्स्ट है L2 प्रो इंडिया। ये क्या, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने लॉन्च किया है वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन L2 प्रो इंडिया, यानी कि लर्न टू प्रोटेक्ट सिक्योर एंड मैक्सिमाइज योर इनोवेशन ऑन किस पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे। L2 प्रो इंडिया क्या है, युवा उद्यमियों को IP राइट के बारे में समग्र जानकारी प्रस्तुत कराना। जितने भी हमारे यंग जो इंटरप्रेन्योर्स हैं वो यूज कर रहे हैं IP, तो उनको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि जो भी हमारे एम्प्लॉयर हैं उनको अपने IP से बचाया जा सके अगर नुकसान हो रहा है तो। और इसमें क्या है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की CPUM जो कि DPIIT में होती है, और क्वालकॉम जो कि एक फॉरेन की एक यूनिवर्सिटी है, उसका मिलकर के ये लेके आए हैं L2 प्रो इंडिया। इसमें क्या करना है, लर्न टू प्रोटेक्ट द IPR, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हमें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। क्या है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को द 3rd ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द रोड सेफ्टी इन द स्टॉकहोम स्वीडन। जो तीसरी ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी रोड सेफ्टी में, वो स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी, और उसी से स्टॉकहोम डिक्लेरेशन निकल के आया जिसमें हमें रोड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको कम करने पे इसमें बात की गई है। रोड सेफ्टी को कम करने से ऑलरेडी 2 डिक्लेरेशन चल रही हैं, एक मॉस्को डिक्लेरेशन, एक ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, और तीसरी अब स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। यानी कि 2000 स्टॉकहोम में क्या है, स्काई में 2030 तक सड़क दुर्घटना को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्ट स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन क्या है, अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कावेरी डेल्टा को एज ए PSAG, जहाँ पे अब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो होगी वहाँ पे नहीं होगी, जिससे कि जो भी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन होता था उस पे वो अब नहीं होगा, और उनको जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, कुछ यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी वो काम कर रही थी तो वो मना कर दिया गया है। तो एग्रीकल्चर रीजन है कावेरी डेल्टा, तो उसको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। किसको, कावेरी डेल्टा को। तो कृषि के अलावा कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगी, और एनर्जी प्रोटेक्ट को अवॉइड किया जाएगा जितने एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये लेके आए हैं।
नेक्स्ट हमारा बजट 2019-20 के बारे में देख लेंगे। इसमें ऑलमोस्ट हमारा जो छोटी छोटी न्यूज़ थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। एक इसमें लिखा नहीं है, एक स्कीम और है ई बिक्रय। ई बिक्रय में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है ई बिक्रय। जितनी भी ऑनलाइन बिडिंग होती है उसका मौका दिया जाएगा ई बिक्रय पे। यानी कि जो मॉर्टेज प्रॉपर्टी के होती हैं, यानी कि कर्ज धारक के द्वारा जो भी दी जाती है उसको बैंक करेंगे। सभी बैंकों को साझा प्लेटफॉर्म ई बिक्रय प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे कि वो ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होता था, ऑनलाइन बिडिंग नहीं होने से प्रॉब्लम होती थी, एक बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाता था, बोरियां लगती थी अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन करना है तो इससे बचा जा सकेगा। और इंडियन बैंक एसोसिएशन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के अंतर्गत आती है, तो वो लेकर आई ई बिक्रय। ठीक है, ऑनलाइन बिडिंग से रिलेटेड है ई बिक्रय। गति पोर्टल था जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का था, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में गति लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए गति पोर्टल थी। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे सारे हैं जो कि आपने पहले भी पढ़े हैं, पुरानी न्यूज इसलिए इसमें कवर नहीं किया गया। जैसे इनविट हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो होता है। REIT क्या होता है, रियल एस्टेट में आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इनविट और REIT आई थी, 2018 के आसपास है। गवर्नमेंट ई मार्केट, ये भी पुराना है। प्रगति पोर्टल, जो प्रगति पोर्टल है वो आपके PM ऑफिस डायरेक्टली प्रगति पोर्टल जो प्रो एक्टिव गवर्नेंस से थी। ठीक है, भूमि राशि पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का था। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी क्या होती है, GST की स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म के तहत लेके आए थे हम। उदय कोटक पैनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स WEF, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF। ठीक है, तो सारी न्यूज पुरानी है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालती है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ILO निकालती है। ठीक है, एक हमारी बाली फिनटेक एजेंडा हुई थी जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने की थी। डायमंड पॉलिसी से रिलेटेड हमारी किम्बर्ले प्रोसेसिंग थी। ठीक है, और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है, कस्टम यूनियन क्या होता है, मोस्ट फेवरेट नेशन क्या होता है जिसका दर्जा हमने अभी पाकिस्तान से छीन लिया है। तो सब पुरानी न्यूज है, वो सब आप खुद कवर करिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक निकालती है। ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो कि DPI के अंतर्गत है, उसमें 340 पॉइंट एजेंडा रखा गया है। बिजनेस रिफॉर्म लेके आएंगे, राज्यों की रैंकिंग को सुधारेंगे। तो ये सारी न्यूज जो है वो पहले 2017-18 की, तो ये आप कवर कर लीजिएगा। और आज से हम बजट का स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे जिससे कि इजीली हम समझ सकें। तो देखते हैं बजट होता क्या है। बजट एक एक्चुअल में इसको बजट नहीं बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। ठीक है, यानी कि वार्षिक वित्त लेखा जोखा यानी आय व्यय का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लिखा है नाम, ना कि बजट। ठीक है, आर्टिकल 112 जो है वो प्रेसिडेंट को राइट देता है कि वो दोनों पटलों पर आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करे। ठीक है, यानी कि दोनों पटल का मतलब राज्यसभा और लोकसभा में 112 जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर। क्या भी है वो आप बताओ। द बजट कीप द अकाउंट ऑफ द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट बाय द फिजिकल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये अभी क्या है, अभी हमारा जो बजट पेश होता है पहले हमारा मार्च में होता था, अभी 1 फरवरी को कर दिया गया। 1 फरवरी को हम लोग बजट पेश करते थे। बजट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी। ठीक है, तो सो दैट इट कैन materialized before the commencement of the new financial year which start on the 1 अप्रैल। एक्चुअली होता क्या है, 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर जो बैंकिंग सेक्टर में वो स्टार्ट होता है। और हमने अगर मार्च में रिलीज किया तो हमें टाइम बहुत कम मिलता है और हमारे जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट होने तक लिए टाइम ले लेती हैं और हमें एक अलग से 1 या 2 महीने का बजट निकाल के रखना पड़ता है। जो एक एक्स्ट्रा राशि है वो निकाल के रखनी पड़ती थी, तो अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा बजट जो है वो 1 फरवरी को अब लॉन्च होने लगा है। मतलब 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। इन 2017 एंड 92-year-old tradition was broken when the railway budget was merged with the union budget and presented together। रेलवे बजट को यूनियन बजट से मर्ज कर दिया गया है 2017 में। जो 92 साल पुराना
ट्रेडिशन चल रहा था उसको तोड़ा गया है। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि ये तो 2017 में किया गया था, 18-19 से हमने पढ़ ही लिया कि हमने जो विवेक देवरा पैनल आई थिंक था जिसने रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट को यूनियन बजट से मिक्स करना है, मतलब मिलाना है। नेक्स्ट हमारा है द बजट हैज टू पासेड बाय द लोकसभा बिफोर it come into effect. Union budget is divided into the revenue budget and the capital budget. दो उसमें पार्ट में डिवाइड होता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ठीक है, फॉर्म मोर ऑन दिस टर्म्स क्लिक यूनियन बजट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट क्या होता है, सारी इकोनॉमी के बेसिक हैं, ये पता होने चाहिए। इन द यूनियन बजट द disbursement and receipt of the government comprise the various types of the government of fund in India, namely the consolidated fund of India, the contingency fund of India and the public account। जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है आर्टिकल 112 में लिखा गया है, तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की परमिशन ली जाती है। ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस हमारे पॉलिटी में है कि कैसे कंसोलिडेशन फंड से हम पैसा निकालते हैं, उसके लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल लेके आना पड़ता है। ठीक है, बिना कोई कानून बनाए हम उससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कि अगर हमें बजट का पैसा निकालना है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालेंगे और एप्रोप्रिएशन बिल लेके आना पड़ता है। एक हमारी कंटीजेंसी फंड होती है, जो एक इमरजेंसी फंड होती है जिसमें से हम प्रेसिडेंट हमको पावर दी गई है कि वो उससे पैसा निकाल सकता है इमरजेंसी में। एक पब्लिक अकाउंट होता है, जितने भी पब्लिक हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम होती है उसका जो पैसा होता है वो पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। ठीक है, तो टैक्स की घोषणा की जाती है, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर का जो ब्यौरा होता है फुल बजट में ये सब बताया जाता है। वोट ऑन अकाउंट केवल एक्सपेंडिचर का ब्यौरा देता है। ठीक है, दो तरीके होते हैं वोट ऑन अकाउंट, तो वोट ऑन अकाउंट केवल एक्सपेंडिचर यानी कि कितना व्यय होता है ये बताता है, और आपका इंटीरियम बजट होता है जो कि एक तरीके से फुल बजट की तरह ही होता है, जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर और न्यू टैक्सेस जितने भी हैं सबकी जानकारी दी जाती है। तो अभी जो इंटीरियम बजट पेश किया गया था हमारे यहाँ, उसके बाद फिर फाइनल बजट पेश किया गया था, तो ये पूरा बजट का प्रोसेस है। बजट में 2-3 चीजें और है जिसमें आपके एक होते हैं बजट एस्टिमेट। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो आने वाला है, ठीक है, उसके लिए आपको बोलते हैं बजट एस्टिमेट। एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट, यानी कि जो बीत चुका है 2019 से 20 उसको हम बताएंगे, तो उसको कहते हैं वर्तमान में जो चल रहा है 19 और 20 ऑलमोस्ट जो खत्म होने वाला है उसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। एक होता है एक्चुअल बजट जो हमारा बीत चुका है, यानी कि पिछला 2018 से 2019 तक, उसको बोलते हैं एक्चुअल बजट। बजट में कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, क्या क्या होता है, जैसे बजट स्पीच से रिलेटेड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे आर्टिकल 266, 267, 266 में 2 आती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, ये सब पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर डॉक्यूमेंट बताया जाता है, रेवेन्यू बजट में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में बताते हैं। एफआरबीएम डॉक्यूमेंट भी होता है जिसमें 2 चीजों पे फोकस किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क और मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। फिर फाइनेंशियल बिल होता है जिसको मनी बिल भी बोलते हैं, उसमें आपकी रेवेन्यू होती है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, कैपिटल बजट पे आपकी कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। कैपिटल रिसिप्ट भी 2 तरीके की होती है, डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट और नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी बजट से रिलेटेड है। बहुत सारी स्कीम जो है प्रीवियस वो गवर्नमेंट ने रिलीज की है। एम क्या होता है, अचीव करना सीमलेस डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज थ्रू द डिजिटल गवर्नेंस, टू इम्प्रूव द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये लेके आई है गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको अभी देख लेते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में क्या है। काफी बड़ा था ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इसमें क्या क्या बात करी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने से लेकर के। तो कैबिनेट कमेटी ने जो है और इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ वो जो है उन्होंने लेके आए हैं, जिसके अध्यक्ष जो हैं पीएम होते हैं। एक नई कमेटी बनाई गई थी कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के लिए, जिसके अध्यक्ष पीएम को बनाया गया है, और उसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लाने के लिए बताया है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड है उसमें एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। ठीक है, और कोलिजन ऑफ फॉर डिजास्टर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान ना हो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए हमारे यहाँ।
जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, यानी कि आपका इफेक्ट ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो। फोकस मेनली जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो रोड पे करेगी, नेशनल हाईवे ग्रिड बनाने के बारे में बात करेगी, लिडार टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगी और एनर्जी सेक्टर पर फोकस करेगी। रेलवे के रीस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म लाएगी, जैसे कि 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर जो कि हरियाणा से महाराष्ट्र तक है, मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है, और एक हमारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर जो कि पंजाब के लुधियाना से बंगाल के धानकुनी तक बनाया जा रहा है। पोर्ट डेवलपमेंट पे बात करी गई है इसमें, ठीक है। और जैसे एक पोर्ट हमारा INSTC मुंबई JNPT से लेकर अजरबैजान के बाकू तक, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में बात की गई है। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल निर्धारित करना, ठीक है। नागरिक उड्डयन यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री और जो हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए, वाटर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वाटर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, भी निकाला गया है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो हमारी नीति आयोग निकालती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डेटा का लोकलाइजेशन करना है, ठीक है। और हमारा जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है जैसे कि यूरोप में है, तो उस तरह के हमें भी अपने कानून बनाने। इरिगेशन ठीक करना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लाना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। नेक्स्ट देखते हैं 3 इम्पॉर्टेंट थीम्स अराउंड विच द बजट हैज़ बीन फ्रेम्ड। इस बार जो हमारे बजट थे उसमें 3 थीम है जिसको अच्छे से समझ लेना है। यही 3 थीम पे पूरा बजट हमारा इस बार का फोकस था। एक था एस्पिरेशनल इंडिया, ठीक है, दूसरा था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, और तीसरा था हमारा केयरिंग सोसाइटी। तो ये 3 कंपोनेंट थे जो हमारे बजट में इस बार ज़्यादा मेंशन किए गए। एस्पिरेशनल इंडिया क्या था? इन विच ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सीक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग विद द एसेस ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन एंड द बेटर जॉब। अगर हमारी इस एस्पिरेशनल इंडिया में हमारे जितने भी सेक्शन सोसाइटी के उनको हमें अच्छी लिविंग प्रोवाइड करनी है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, ये सब मिले, अच्छा लिविंग, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है हमें। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, वेलनेस एंड वाटर सैनिटेशन, एजुकेशन एंड स्किल। दूसरा हमारा जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें, ठीक है। तो इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा दिया जाता है PM के द्वारा। केयरिंग सोसाइटी में जिसमें ह्यूमन एंड कंपनसेट ये करेंगे हम। केयरिंग सोसाइटी से रिलेटेड रिफॉर्म लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमारा था एग्रीकल्चर पे रिफॉर्म लाना, दूसरा था इकोनॉमी में, तीसरा था केयरिंग सोसाइटी में। तो जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाना था उसमें इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट भी इंक्लूड है, ठीक है। इसे 16 पॉइंट एजेंडा लेके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जिसमें कंप्रीहेंशन मेजर फॉर 100 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं, जो पानी की समस्या से स्ट्रेस है, उन डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया गया है। ब्लू इकोनॉमी लाने की बात करी गई, यानी कि जो फिशरीज का एक्सपोर्ट है वो 1 लाख रुपए 2024-25 तक किया गया है। 200 लाख टन ऑफ फिशरीज प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है 2022 से 23 तक। 3477 सागर मित्र एंड 500 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO बढ़ाने की बात करी गई है। रेलवे में रेल किसान लेके आएंगे जो सेटअप किया जाएगा इंडियन रेलवे थ्रू द PPP यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ किसान रेल टू बिल्ड किसान रेल अभी जल्दी लॉन्च भी हुई है, जो कि सामान को लेके आ जाएगी, ठीक है। टू बिल्ड अ सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर पेरिसेबल आइटम जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके लिए हमें एक जो हमारा कोल्ड सप्लाई सिस्टम है, कोल्ड स्टोरेज है, वो ज़्यादा बनाना है। एक्सप्रेस एंड फ्री ट्रेन टू हैव द रेफ्रिजरेटेड कोचेज, हम एक फ्री ट्रेन भी चलाएंगे जिसमें कोचेज जो होंगे वो रेफ्रिजरेटेड होंगे, जिससे पेरिसेबल आइटम जो हो वो प्रोटेक्ट हो। सिविल एविएशन के लिए हमने कृषि उड़ान लेके आए टू बी लॉन्च बाय द PM ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना है। बहुत इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स को इसमें कवर्ड किया गया है कृषि उड़ान में। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट यानी कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट का एक उत्पाद जो होता है वो उसके लिए विल हेल्प द बेटर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, बागवानी सेक्टर में मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। बैलेंस यूज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, जितने भी फर्टिलाइजर उसको बैलेंस यूज करो। ट्रेडिशनल, ऑर्गेनिक एंड इनोवेटिव फर्टिलाइजर का यूज करो, और जितने भी काउ डंक और यूरिन से मिल करके अपने जो सॉइल है उसकी जो
मॉइस्चराइजर है उसको बढ़ाओ, फर्मेंटेशन कराओ, उसकी प्रोडक्टिविटी उस तरह से बढ़ाओ, तो ये बोला गया है। मेजर फॉर ऑर्गेनिक नेचुरल इंटीग्रेशन फार्मिंग पर फोकस किया गया है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है मार्केट के, जैसे कि जैविक खेती पोर्टल, उसके लिए जैविक खेती पोर्टल है जिसमें आपके जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो सब अवेलेबल है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इंक्लूड किया गया है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इन रेन फेड एरिया टू बी एक्सपेक्टेड, मल्टी टैल क्रॉपिंग, बी कीपिंग, सोलर पंप, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन द नॉन क्रॉपिंग सीजन टू बी एडेड। ठीक है, तो ये सारी बात एग्रीकल्चर में की गई है। और पीएम कुसुम जो ऑलरेडी चल रही है उसको एक्सपेंड करने की बात की गई, यानी कि 20 लाख फार्मर टू बी प्रोवाइडेड फॉर सिटिंग अप स्टैंड अलोन सोलर पंप। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में किसान ऊर्जा जो मिशन थी उसमें हम सोलर पंप को बांट रहे थे किसानों को। और अनदर 15 लाख फार्मर टू बी हेल्प टू सोलराइज देयर ग्रिड कनेक्शन पंप scheme to enable the farmer to set up the solar power generation capacity on their barren land to sell it the grid। आप बैरन लैंड पर अगर सोलर पंप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो और उस इलेक्ट्रिसिटी को आप ग्रिड को सेल भी कर सकते हो, ये भी इस स्कीम में है। विलेज स्टोरेज स्कीम है, यानी कि विल बी रन बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप टू प्रोवाइड द फार्मर अ गुड होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस देयर लॉजिस्टिक कॉस्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी विलेज स्टोरेज स्कीम। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड ने टू मैप एंड जियो टैग के लिए एग्रीकल्चर के वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, डिफर्स ऑन वैन फैसिलिटी, ये सब लाई है। वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द सिटिंग अप सच इफिशिएंट वेयर हाउसेस एट द ब्लॉक लेवल। ठीक है, वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू दिया जाएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेंटर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इंडिया टू अंडरटेक सच वेयर हाउसिंग बिल्डिंग को बनाएंगी। फाइनेंशिंग और निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट दिया जाएगा। देखो, फाइनेंशिंग एंड निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट होती क्या है, इसको ई नाम से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट को आपको बहुत सारा आपका इन प्रोडक्शन हुआ है फार्मर का, तो वो क्या करेंगे, किसी वेयर हाउस में जाकर के अपना प्रोडक्ट पूरा दे देंगे और वेयर हाउस की तरफ से उनको एक ई रिसिप्ट जनरेट होकर के मिलेगी। अब वो ई रिसिप्ट को जाकर बैंक में दिखा के कि भाई हमारे पास इतना हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट इस बार जनरेट हुआ है और ये है ई रिसिप्ट, मतलब उनको प्रूफ देंगी बैंक को और बैंक बदले में उनको लोन प्रोवाइड कर देगी। या फिर बैंक भी उस ई रिसिप्ट को फिर मार्केट में देके वो भी अगर उससे भी पैसा ले सकती तो बैंक भी नहीं डूबेंगे और बैंक जो किसान होंगे उनको पैसा भी मिल जाएगा। तो ये हमारी फाइनेंशियल और निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट होती है। स्टेट गवर्नमेंट हु अंडरटेक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल लॉ इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी इंकरेज। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती लॉ उसको और भी इंकरेज करना है स्टेट पे। मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 की बात की गई है। ठीक है, मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग की बात की गई है। ठीक है, मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज की बात की गई है। लाइव स्टॉक डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ठीक है, 108 MMT लाना है हमें, 53 अभी हमारे पास है। 2025 तक लाइव स्टॉक हमारी जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी उसको बढ़ानी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने एग्रीकल्चर में देख लिया क्या क्या बातें करी, अब देखते इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या किया है। एक कस्टम क्लियरेंस सेल्स को प्रपोज किया गया है टू प्रोवाइड द इन टू इन फैसिलिटी एंड सपोर्ट टू वर्क थ्रू ए पोर्टल। 5 नई स्मार्ट सिटी को प्रपोज किया गया है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो कि 2020-21 से 23-24 तक ही हमने पहले ही देख लिया था। टेक्निकल टेक्सटाइल पे बात करी जा रही कि टेक्निकल टेक्सटाइल को हमें हायर एजुकेशन में भी बढ़ाना है, इंजीनियरिंग में भी बढ़ाना है। ठीक है, ग्लोबल लीडर में हम जाने जाएं टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के लिए। निर्विक स्कीम थी तो जिसका ऑब्जेक्टिव था टू अचीव द हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट। ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं वो उससे रिलेटेड थी निर्विक स्कीम, निर्यातकों से। टर्न ओवर द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रपोज टू बी टेकन टू 3 लाख करोड़। तो इनका जो गवर्नमेंट ई मार्केट है उसको लिया गया 3 लाख करोड़ तक का। स्कीम फॉर रिवीजन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट टू बी लॉन्च। तो ये सारी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। अब देखेंगे केयरिंग फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या क्या बात करी गई। द गवर्नमेंट हैड प्रपोज टू अपॉइंट अ टास्क फोर्स टू स्टडी अबाउट द एज ऑफ द गर्ल्स इंटरिंग द मदरहुड। एक कमेटी बनाई गई जो ये बताएगी कि मतलब एक गर्भ धारण करने की जो एज होती है वो क्या होनी चाहिए। द टास्क फोर्स टॉप सबमिट रिकमेंडेशन इन द 6 मंथ। अभी
टास्क फोर्स में रिकमेंडेशन भी दी, जिसकी वजह से एज की, मैरिज की जो एज लिमिट है वो 18 से 21 कर दी गई है। अभी 74 इंडिपेंडेंस डे पे पीएम ने अनाउंस भी किया है। एलोकेशन ऑफ द ₹28,000 करोड़ प्रपोज्ड फॉर वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम। वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसके लिए अलग से प्रपोज किए गए हैं 28,600 करोड़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन हैज बीन प्रपोज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दिस विल बी गिवन ए स्टेटस ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो हमारी कल्चरल जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसको प्रमोट करने की बात की गई। 5 साइट को रिकॉग्नाइज किया गया है जिसको आइकॉनिक साइट डेवलप करेंगे ऑन साइट म्यूजियम। वो 5 साइट कौन कौन सी? राखी गढ़ी हरियाणा की है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश की, शिवसागर असम की है, धौलावीरा गुजरात की है और आदिचनाल्लू तमिलनाडु की। तो ये 5 सिटी साइट्स है जिसको हमें आइकॉनिक साइट्स के रूप में डेवलप करनी है, जो कि अच्छी है बट इनको अभी डेवलप नहीं किया गया है, तो डेवलप किया जाएगा। मैरीटाइम म्यूजियम टू बी सेटअप अंडर द लोथल एंड लोथल जो है वो हमारे गुजरात में एक हड़प्पन एज का मैरीटाइम है साइड नियर द अहमदाबाद। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इसको क्या करेगी? मैरीटाइम म्यूजियम बनाने की बात की है लोथल को। ठीक है, तो ये हमने बजट एस्टिमेट देख लिया कि बजट कैसे पेश करते हैं और उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या होता है, आर्टिकल 112 क्या होता है, आर्टिकल 112 के 2 में क्या कहा गया है। ठीक है, 266 क्या है, 267 क्या है, ये सब हमने देख लिया। बजट डेटा में क्या क्या होता है, बजट एस्टिमेट क्या होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है, एक्चुअल बजट क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा कि बजट को कैसे पेश करते हैं और बजट में क्या क्या नॉर्म्स होते हैं। पुरानी स्कीम्स को भी बताती हैं, नई स्कीम्स को बताती हैं। इस बार का जो बजट था हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स पे फोकस था, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी। तो हमने ये बजट की एक बेसिक जो ओवर व्यू था वो हमने देखा। अब बजट में जो ये है वो एक बेसिक इकोनॉमी का पार्ट है जो आप सबको पता होगा, बट एक बात जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली जो बजट होता है वो हमारा 2 कंपोनेंट पे डिपेंड होता है। एक आपका रेवेन्यू बजट होता है, एक आपका कैपिटल बजट होता है। ठीक है, रेवेन्यू बजट होता है और रेवेन्यू में जो चीजें, मतलब रेवेन्यू राजस्व होता है, कैपिटल पूंजी होता है, यानी कि कैपिटल बजट से आपकी जो एसेट होती है वो जनरेट होती है और रेवेन्यू बजट से आपकी एसेट जो होती है वो जनरेट नहीं होती है। ठीक है, देखो रेवेन्यू बजट में भी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। उसी तरह कैपिटल बजट में भी कैपिटल की रिसिप्ट होगी और कुछ एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब आपको प्राप्त कहाँ से हो रहा है, राजस्व की प्राप्ति कहाँ से हो रही है आपको, एक टैक्स से होगी और नॉन टैक्स से भी होगी। टैक्स कैसे होगी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये तो हमें पता है। इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, दैट वाज द इनडायरेक्ट। जो टैक्स से भी हमें रिसिप्ट प्राप्त होती है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट हो। जो नॉन टैक्स से पैसे प्राप्त होते हैं जैसे सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, डिविडेंड से जो पैसा मिलता है, इंटरेस्ट से जो पैसा मिलता है, ग्रांट जो रिसीव हुई है हमें, तो सारे पैसे नॉन टैक्स में आते हैं। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट हो गया। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ खर्च करते हैं रेवेन्यू से? इंटरेस्ट पे करने में, जो भी इंटरेस्ट है उसको अगर पे करना है तो हम इससे पे करेंगे। सब्सिडी जो भी हम देते हैं फार्मर को, वो सारा पैसा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जाता है। सैलरी पेंशन जो भी हम कर्मचारियों को देते हैं वो भी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ग्रांट भी इसी से दिया जाता है। ठीक है, ग्रांट इससे देते हैं और जो रिसीव हुआ है वो नॉन टैक्स से रिसीव हुआ है। तो ये हमने देख लिया रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने देख लिया टैक्स, नॉन टैक्स, इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स और ई स्टेट ड्यूटी। इनडायरेक्ट में सेल्स, कस्टम, एक्साइज, सर्विस, वैल्यूएडेड, ये सब जीएसटी में सबस्यूम कर दिए गए हैं। नॉन टैक्स में कहाँ से पैसा आएगा, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस, फाइन, एक्सटर्नल ग्रांट। ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन। कैपिटल रिसिप्ट तो पढ़ा ही नहीं ना, कैपिटल रिसिप्ट भी होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट का पैसा हमें कहाँ से मिलता है, रिकवरी ऑफ लोन से मिलता है, यानी कि जो लोन हमने रिकवर किया तो उसका जो पैसा मिलेगा वो हमारा रिकवरी ऑफ लोन, हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट हो। डिसइन्वेस्टमेंट, जो कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी जो संपत्ति गवर्नमेंट बेचती है तो उससे भी तो कुछ पैसा मिलता है, वो कैपिटल रिसिप्ट में पार्ट लगता है। बोरविंग जो उधार लेती है वो भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। एक्चुअली कैपिटल रिसिप्ट 2 तरीके की होती है, डेप्थ और नॉन डेप्थ।
डेट जो होती है कैपिटल रिसिप्ट, उसमें हमें फ्यूचर में उसका पेमेंट हमें करना पड़ता है। जैसे हमने मार्केट से बोरोविंग उठाई तो आज तो हमें प्राप्त हो गई, तो वो हमारी रिसिप्ट हुई, आज हमें प्राप्त हुई, लेकिन कल को उस बोरोविंग को हमें देना भी पड़ेगा। इसका मतलब होता है डेट कैपिटल रिसिप्ट प्राप्त हुआ, यानी कि हमें फ्यूचर में उसको हमें देना है, वापस करना है, ठीक है। और नॉन डेट होता है जो हमें फ्यूचर में उसको नहीं देना होता है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा, तो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा थोड़ी ना हमें बाद में देना है। तो ये हमारा हो गया कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें जो दो तरीके के होते हैं, डेट और नॉन डेट। नॉन डेट में क्या होता है, लोन की रिकवरी भी आती है, ठीक है। और डेट में क्या होती है, डेप्ट में आपकी आती है जैसे मार्केट से बोरोइंग ले लिया तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट कल का तारीख में आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगी, यानी कि डेट कैपिटल रिसिप्ट जो भी हमने लिए कल को हमें देना ही है, तो वो किसका पार्ट बन जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। और जितने भी फॉरेन कंट्री से पैसा लेते हैं उसको भी तो हमें देना पड़ता है, वो भी डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट हुआ। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, मतलब कहाँ पे खर्चा करते हैं, जैसे एक्विजिशन ऑफ द एसेट, किसी नई परिसंपत्ति के अधिग्रहण, डिफेंस सेक्टर में, रेलवे पे खर्चा, यानी कि जो भी डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा होता है वो सब हमारा खर्चा कहाँ से जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना अच्छा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ना अच्छा नहीं होता, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उससे डेवलपमेंट होती है हमारे यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, वो ही देखा कैपिटल रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट क्या क्या होती है, दो तरीके की होती है, डेट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट में क्या आती हैं, जिनमें हमें नहीं देना पड़ता पैसा, जैसे रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, इशू ऑफ बोनस और सेल्स, इसका पैसा नहीं देना पड़ता, नॉन डेट में आ गई। डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट जिसमें देना पड़ेगा, मार्केट से लोन उठाया है तो देना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक की सिक्योरिटी ली है, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग की, जितनी भी बोरोविंग की है उसके पैसे हमें देने पड़ते हैं। तो ये हमारा था कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो बजट होती है फुल फोकस होते हैं दो पार्ट पे, एक रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो ये हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं जो पता होने चाहिए, ठीक है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो इसके लिए ये छोटा सा है जो आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हो। ये वैसे हमारी बेसिक इकोनॉमी का पार्ट है, बट अगर देख रहे हैं तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व घाटा, टोटल राजस्व की व्यय माइनस टोटल राजस्व की प्राप्ति, यानी कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। जितना भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें आप जितनी भी रेवेन्यू की प्राप्ति हुई वो घटाओगे तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट निकलेगा। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। फिर होता है हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ईआरडी। रेवेन्यू डेफिसिट में ग्रांट इन एंड को ऐड, यानी कि जो भी ग्रांट दी है वो हमने अगर घटा दी तो वो हमारी ईआरडी हो जाएगी, ठीक है। देखो घटाते क्यों है, क्योंकि हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में हम जो ग्रांट देते, कुछ ग्रांट ऐसी भी होती हैं जो हमने राज्यों को दी तो वो तो हमारा देने में चला गया, ठीक है। वो हमारा ग्रांट जो हमने दी वो हमारा एक तरीके से क्या हो गई, रेवेन्यू ग्रांट हमने जो दी वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चली गई। बट कुछ ग्रांट से क्या होता है, परिसंपत्तियों का निर्माण भी तो राज्य करते हैं उन पैसों से, अनुदान से, तो वो वाली ग्रांट हम घटा देंगे। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट में जब ग्रांट इन एंड हटाएंगे तो हमारी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आएगी। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाना, टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, इसमें से ये घटा देते हैं। फिजिकल डेफिसिट मतलब आपका जो भी राजस्व घाटा है वो क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या पार्ट आएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन से पार्ट आएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट में आपका टैक्स और नॉन टैक्स से जो पैसा मिल रहा है ना वो आप इसमें से घटा दोगे क्योंकि वो तो मिल रहा है। दूसरा है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट का तो दोनों पार्ट ले लेंगे, टैक्स और नॉन टैक्स, और कैपिटल रिसिप्ट का केवल नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट वाला, क्योंकि नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट वाला पैसा आपको फ्यूचर में नहीं देना है तो केवल वो पार्ट लेंगे। डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे नहीं लेंगे, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का पैसा ऐड करा के इसको जब आप टोटल एक्सपेंडिचर से घटाओगे तो वो आपका हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि एक्चुअल डेफिसिट क्या हुआ है। अगर इस बार की सरकार है, वर्तमान की गवर्नमेंट जो चल रही है, उसका हमें घाटा लेना है तो हम किससे जानेंगे कि उसका घाटा कैसे हुआ। फिजिकल डेफिसिट से नहीं पता चलेगा, आपका प्राइमरी डेफिसिट से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट वो पेमेंट होता है जो पुरानी सरकार ने इन पेमेंट लिया, उसका हमें ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, तो पुराना जो ब्याज दिया जाता है वो इंटरेस्ट पेमेंट, वो तो इस बार की गवर्नमेंट ने दिया ना। तो अगर ये वाला पोर्शन हम घटा देंगे तो हमें एक्चुअल डेफिसिट पता चल जाएगी जो वर्तमान सरकार का है। तो वर्तमान सरकार की प्राइमरी डेफिसिट से ही हमारा उसका घाटा पता चलता है। अगर सपोज करो कि इस बार के जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो प्राइमरी डेफिसिट 0 को कर देंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन क्या होगी, अच्छी हो गई, क्योंकि हमारा जितना भी पुराना ब्याज था हमारा उतना ही फिजिकल डेफिसिट है, यानी कि हमने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया। तो ये हमने कुछ देख लिया। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। आपका होमवर्क है, आप 2-3 चीजें करके रखोगे, जैसे कि रिसिप्ट प्रोफाइल क्या होता है, कहाँ से गवर्नमेंट पैसा लेती है। ठीक है, कहाँ से लेती है, गवर्नमेंट पैसा को कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जाता है। जैसे गवर्नमेंट में कैसे पैसा लिया, जैसे बोरोविंग करके लिया, कॉर्पोरेट टैक्स से लिया, जीएसटी से पैसा मिला, इनकम टैक्स से मिला, नॉन टैक्स से मिला, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इन सबसे पैसा मिलता है। और पैसा जाता कहाँ पर है, हमारा एक्सपेंड कहाँ पे हो जाता है, स्टेट के शेयर को देने। सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट का पैसा जो चला गया वो स्टेट के शेयर में गया, इंटरेस्ट पेमेंट देने में चला गया, पेंशन में चला गया, जो पीएफआरडी, ईपीएफओ, एनपीएस स्कीम चल रही है उसमें। तो एक्सपेंडिचर प्रोफाइल वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा जाता है। सबसे बड़े अमाउंट जो स्टेट का शेयर होता है वो देने में चला जाता है। अभी जो एनके सिंह की कमेटी थी उसमें स्टेट का शेयर कितना रखा गया, 41%, 15 फाइन एंड कमीशन में। ठीक है, पहले 42% थी। एक स्टेट एक कम क्यों किया, क्योंकि एक स्टेट कम हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया। अब यूटी का पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इसलिए 42% से 41% कर दिया गया एनके सिंह कमेटी 15th फाइनेंस कमीशन में। ठीक है, तो ये सारी हमारी थी बजट का ओवरव्यू। तो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग। प्लीज डू लाइक एंड